नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आखिरकार कल से विधानसभा का सेशन जो है वो शुरू हो रहा है। शीतकालीन ये सत्र है, इसे हम विंटर सेशन भी कहते हैं। और ऐसे में अब तक कांग्रेस पार्टी जो पहले ये लग रहा था कि अशोक अरोड़ा को जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसने ये बयान दिया था, जिस नेता ने, बाल मुकुंद ने, आखिरकार उन्हें कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अभी भी जी का जंजाल बना हुआ है कि आखिरकार किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। हर रोज नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, हर रोज एक नई चर्चा को जन्म दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सेशन शुरू हो रहा है, इस सेशन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या फिर इनेलो पार्टी हो, दोनों ने ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर, पराली जलाने का मुद्दा हो या फिर डीएपी खाद का मुद्दा हो, दोनों पर उन्होंने प्रस्ताव दिया है। और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार आमने सामने की कड़ी टक्कर इन दोनों मुद्दों पर विधानसभा के सेशन में हो सकती है। 13, 14 और 18 ये 3 दिन है जिस दिन सेशन चलेगा। इससे पहले 25 अक्टूबर को जो है पहली विधानसभा की जो कार्रवाई वो हुई थी। हालांकि तब भी टकराव देखने को मिला था। उस वक्त विधायकों को शपथ भी दिलवाई गई थी। तब भी जो है कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के मैदान में उतरी थी। तो तमाम विषय है और इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान और आप और हम सब के प्रिय राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, 13, 14 और 18 3 दिन का ये सेशन है। कांग्रेस फिर मैदान में उतरेगी, कोई भी सारथी नहीं, कोई भी सेनापति नहीं है। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से कुछ दिन पहले एक चर्चा निकल करके आई, बाल मुकुंद शर्मा जी ने एक बयान दिया और वो अपने बयान के ऊपर आज भी कायम है। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ के अंदर ये कहा है कि ये फैसला हो चुका था कि फला आदमी प्रदेश अध्यक्ष होगा और फला आदमी हाउस के अंदर पार्टी का नेता होगा। उसने कहा कि भाई जल्दबाजी में मैंने ये कह दिया था, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी ने फैसला सुनाया नहीं है, ना ही मैंने जो कहा था उस फैसले को पलटा है। हालांकि पार्टी से उन्होंने कहा कि मेरे को निकाल दिया गया 6 साल के लिए, लेकिन ओवरऑल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में आपस में शीत युद्ध चला हुआ है। इसको आप शीत युद्ध ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी ना तो संगठन के चुनाव हैं, ना प्रदेश के अंदर चुनाव हैं। दूसरे देश के दूसरे हिस्सों के अंदर जरूर चुनाव है, कुछ नेता वहां जाकर के अपनी हाजिरी पक्की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से समीकरण बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे धड़े के नेता थे, जो एक तरह से हुड्डा विरोधी खेमा हम कह सकते हैं, कहीं न कहीं वो खेमा ज्यादा सक्रियता अपनी दिखा रहा है। अब जब एक नया नाम निकल के सामने आया गीता बुक्कल का, क्योंकि आज जो है विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि भाई कैसे आप लोगों को सेशन में चर्चा करनी है, कैसे क्या होता है कार्रवाई में, और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाना था, लेकिन हुड्डा की जगह गीता बुक्कल वहां पर पहुंची है। तो क्या अब मान सकते हैं कि गीता बुक्कल जो है वो भी रेस में है? देखो, ये जो मीटिंग बुलाई गई थी जिसको प्रशिक्षण का नाम दिया गया था, वो ये था कि करीब करीब 40 आदमी ऐसे हैं जो पहली बार हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर चुनाव जीत करके आए हैं। कि एक तो उनको ऐसे बताना था कि किस प्रकार से बहस में भाग लेना है, किस प्रकार से प्रश्न काल में प्रश्न आपने लगवाने हैं या कोई अपने हल्के की समस्याएं हैं, एक तरह की ट्रेनिंग उनकी थी। उसमें अर्जुन चौटाला भी पहुंचे। उसमें कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा जी का भाषण होना था, वो नहीं जा पाए, तो सीनियर नेता के बहाने उन्होंने गीता बुक्कल जी को वहां पे भेजा। इस बात से तो ये संकेत कहीं न कहीं आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी विधानसभा के अंदर नेता कांग्रेस के नहीं बनेंगे, तो कहीं अशोक अरोड़ा जी जिस प्रकार से सीनियर है, तो अशोक अरोड़ा जी के बारे में एक बात तो जरूर मैं मानता हूँ कि पार्टी कांग्रेस में आने के बाद पहली बार के वो विधायक हैं। उससे पहले वो मंत्री भी रहे हैं, अच्छे पदों के ऊपर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये आगे किया हो कि भाई गीता बुक्कल जी को वहां भेज देते हैं, अगर कहीं विपक्ष के नेता की बात भी आए तो हो सकता है गीता बुक्कल जी के नाम पर भी मोहर लग जाए। क्या गीता बुक्कल कुमारी शैलजा का विकल्प है? देखो, विकल्प हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन पार्टी जो धड़ों में बटी हुई है ना, वो कई अल्टरनेट सोचती है दिमाग में। जैसे आज कुमारी शैलजा जी मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव विपरीत परिस्थितियों में जीत करके आई सिरसा से,
और अच्छे फिर मार्जिन से चुनाव जीता। अच्छे मार्जिन से फिर उन्होंने इच्छा प्रकट की कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, शायद उकलाना से मांग रही थी टिकट, लेकिन उनको कह दिया गया कि एमपी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। और उसके बाद जिस प्रकार के परिणाम आए और ये क्लेम किया गया कि कांग्रेस हारी है तो अति आत्मविश्वास से हारी है या भूपेंद्र हुड्डा की कमी के कारण हारी है, तो कहीं न कहीं विरोधी खेमा सक्रिय है। और सक्रिय खेमे में आज सबसे बड़ा नाम आता है कुमारी शैलजा का। और कुमारी शैलजा को थोड़ा सा डाउन करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा जी की रणनीति हो सकती है कि महिला के बदले में महिला, अगर वो 3-4 बार की एमपी हैं तो आज 5 बार की विधायक तो गीता बुक्कल भी है, और उसी समाज से वो आती है जिस समाज से कुमारी शैलजा जी आती हैं। और पीछे जो बड़े स्तर की रैली प्रदेश लेवल की कांग्रेस की हुई, वहां जिस प्रकार से मंच संचालन का काम भी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की जगह गीता बुक्कल जी को दिया गया, उससे तो ये संकेत तो निकल करके आ रहे थे कि अगर सत्ता में पार्टी आती तो गीता बुक्कल जी का कद बहुत ऊंचा होता। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से बाल मुकुंद ने कहा कि भाई दो नामों की चर्चा हुई, बिश्नोई और दूसरी तरफ अशोक हुड्डा, हुड्डा का नाम कहीं नहीं है, और आज जो मीटिंग में हुड्डा की जगह जो है गीता बुक्कल गई है, तो क्या ये साफ संकेत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहे हैं? देखो अभी शंका है, अगर बनाना होता बना देते। भाई जिस पार्टी के 38 विधायक जीत करके आए, 31-32 विधायक भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के, उन्होंने इकट्ठे होकर के नाम दे दिया, हाईकमान को बता दिया, और जो आज भी बहुत से एमएलए कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को होना चाहिए, लेकिन बढ़ाने होते तो अब तक बढ़ा देते। कहीं न कहीं जैसा पीछे हमने जिक्र किया था कि दाल में कुछ काला तो है। आज बाल मुकुंद ने भी कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सारा का सारा खेल अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए की है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये दीपेंद्र को आगे बढ़ाने के लिए सारा सारा खेल रचा गया था और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है? देखो दीपेंद्र तो आगे बढ़ चुका, वो आज से नहीं बढ़ा। जब वो बाहर से आए थे, उनके पिताजी यहाँ मुख्यमंत्री बने, उनकी जगह पे जो एमपी की सीट खाली हुई और दीपेंद्र जी जब पहला चुनाव सांसद का उन्होंने जीता और प्रदेश के अंदर 10 साल सरकार रही, लगातार 3 बार वो सांसद का चुनाव जीते, चौथा बार चुनाव हार गए, फिर राज्यसभा में चले गए, आज फिर एमपी हैं। तो वो तो एक तरह से निखार तो उनकी अपनी एक छवि हरियाणा प्रदेश के अंदर है। राजनीति में ये तो नहीं है कि उनको नया नाम लॉन्च किया गया है, कि एक तरह से डेब्यू नहीं कह सकते, वो डेब्यू तो आज से 20-25 साल पहले हो चुका उनका, 20 साल पहले। तो उस चीज की तो दीपेंद्र हुड्डा जी को जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जरूर होती है हर नेता की कि भाई जब जिस शिखर पर मैं पहुंचा हूं कि मेरा बेटा जो है ना उससे भी ऊंचे पद को प्राप्त करे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो। हुड्डा जी की ख्वाहिश थी कि भाई आज जैसे पार्टी सत्ता में आती, हरियाणा के अंदर नारा भी दीपेंद्र हुड्डा जी का था, लेकिन सीनियर नेता तो भूपेंद्र हुड्डा जी का ही नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लिया करते, ये हुड्डा साहब ही बनेंगे, सीनियर हुड्डा साहब ही बनेंगे। लेकिन वो सत्ता में नहीं आई तो वो बातें तो सारी गौण हो गई। लेकिन अब अपनी इमेज को बड़ा नेता बनने के लिए, प्रदेश स्तर का नेता होने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी को व्यक्तिगत रूप से काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक तो ये नारा था कि भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए भी कहीं न कहीं प्रदेश भर में इनकी स्वीकार्यता थी। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता या वर्कर थे वो दीपेंद्र हुड्डा के अंदर अपना नेतृत्व देखते थे। जब भूपेंद्र हुड्डा जी युवा वर्ग, और ये रोहतक जजक सोनीपत का युवा तो तकरीबन हिसाब था, और अब जो जो समय बीतेगा और जिस प्रकार से संघर्ष करना पड़ेगा, फिर दीपेंद्र हुड्डा जी पार्टी हाईकमान के नजरों में और प्रदेश की जनता के नजरों में अपनी कितनी जगह बना पाते हैं या इस इमेज को बरकरार रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए तो काफी मशक्कत मैं मानता हूँ दीपेंद्र हुड्डा जी को करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या दबाव है जो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर कि वे अभी तक जो है ये फैसला नहीं कर पाए कि भी नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? क्या मजबूरी है उनके सामने, किससे डर रहे हैं? देखो पहले फुल फ्लैश पावर एक आदमी को दे दी कि भाई तुम चलाओ, किस प्रकार से प्रदेश को चलाओगे, तुम ही टिकटों का आवंटन करो, तुम ही सब सारे फैसले लो। एमपी में रसाई आ गई, 5-5 सीट जीत गए, उसमें थोड़े से फूल करके कुप्पा हो गए कि हमने तो सर्वे के आधार पर टिकट दी, सर्वे के आधार पर टिकट दी ना, एमपी की टिकट सर्वे के आधार पर थी, मैं आपको बताऊं, ना एमएलए की टिकट सर्वे के आधार पर थी। कांग्रेस पार्टी के पास ऑलरेडी 30 एमएलए जीते हुए थे पिछली प्लान के अंदर, इन्होंने आवेदन मांगे, हर हल्के से मांगे, सीटिंग गेटिंग ही करना था। तो ये कह देना चाहिए था कि भाई इन 30 सीटों से जहां हमारे सीटिंग एमएलए बैठे हैं, यहाँ से तो कोई आवेदन करना ही हो ना। उनसे 20-20 हजार रुपये भी ले लिए चंदा राशि के रूप में, और उनकी जो परेड भी हुई चंडीगढ़ तक, फिर दिल्ली में इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया। तो सीटिंग गेटिंग करना था,
तो फिर सर्वे क्यों करवाया गया? अगर सर्वे का आधार पर टिकट देनी थी तो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला क्यों अपनाया गया? तो ये बातें कहने की होती हैं। इसमें बदलाव होता है हरियाणा की राजनीति में। एक नया बदलाव आप देखिए 2 दिन पहले का, अभय सिंह चौटाला जी, जिसको बड़ा दबंग टाइप नेता हरियाणा का माना जाता है, अपने बेटे कर्ण को लेकर के, वो शायद जिला परिषद के चेयरमैन है सिरसा के वर्तमान समय में, उसको लेकर के मनोहर लाल खट्टर जी से मिले हैं। तो सुगबुगाहट तो ऐसी है कि जाकर के एक ही बात के लिए मिले हैं कि जी कहीं अविश्वास का प्रस्ताव चेयरमैन पद के लिए आप ना लेना। लेकिन और मुलाकात तो कहेंगे तो राजनीतिक आदमी कहेगा शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन राजनीतिक आदमियों के बीच में जब इस प्रकार की मुलाकातें होती हैं तो वो खाली शिष्टाचार मुलाकातें नहीं होती, वो राजनीतिक मुलाकातें होती हैं। और राजनीति में कहीं न कहीं को बात होती है, किसी न किसी समझौते के लिए एक नेता दूसरे नेता के पास जाकर के कहता है। वरना कल तक तो विधानसभा के अंदर मंचों के ऊपर से चौटाला कोसते थे मनोहर लाल खट्टर को सबसे ज्यादा, और आज उनके पास जा रहे हैं तो ऐसा तो था नहीं कि कोई प्रोजेक्ट लेने गए हो कि जी फलाना एरिया में इंडस्ट्री दे दो या हमारा ये काम कर दो, आप केंद्र में मंत्री हो। तो सीधी सी बात है, कहीं न कहीं को प्रेशर कहीं से होगा या तो उसको हल करवाने के लिए गए। तो राजनीतिक बातें तो ही हैं, धीरे धीरे उनका खुलासा समय अनुसार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कल से जब सेशन शुरू होगा आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पहले ही इनेलो पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में डीएपी खाद का मुद्दा, पराली का मुद्दा, इन पर ध्यान खींचने की कोशिश की है। देखो ये मुद्दा चलेगा, विपक्ष उठाएगा। एक चीज आप भी मानते होंगे, क्योंकि जिस इलाके के अंदर या जिस प्रदेश के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ इस समय के अंदर इस टाइम पे डीएपी खाद की अत्यधिक आवश्यकता है। और दूसरी समस्या गेहूं बिजाई का सीजन है। गेहूं बीज बिजाई के लिए भी जितना मीट्रिक टन गेहूं आना चाहिए था, जितना क्विंटल आना चाहिए था, बीज के रूप में उतना नहीं आया, उसका आधा हिस्सा भी नहीं पहुंचा है। वही उसी प्रकार से खाद की कमी है। 1-2 जगह किसानों ने आत्महत्या भी की है, लेकिन उस आत्महत्या को जो दूसरे अधिकारी हैं वो दूसरे रूप से बदल के कहते हैं कि भाई ये तो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, बीमार चल रहा था, ऐसे वैसे। लेकिन ये समस्या है और सरकार की नजरों के अंदर ये समस्या है, मुख्यमंत्री महोदय की भी नजरों में समस्या है, विपक्ष के नेताओं की नजरों में समस्या है, और वास्तव में ये समस्या है। सरकार को इस चीज का निदान करना चाहिए ताकि कोई भी जमीन किसी भी किसान की, क्योंकि आज बड़ी जोत के किसान प्रदेश के अंदर नहीं है, छोटी जोत के किसान हैं। साल भर का अनाज आदमी अपनी जमीन से उगाता है, पैदा करता है, बहुत उम्मीदें और आशाएं उसको होती हैं। अगर उसको खाद ही ना मिलेगा या बीज ही ना मिलेगा, अगर बिना बुआई के जमीन रह जाएगी, तो अच्छा उसको हम भी नहीं मानते, ना आप मानते, ना कोई नेता मानता। विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, कितना कैश कर पाएगा, जनता की कितनी वाहवाही लूट पाएगा, किस तरीके से उठाएगा, वो 1-2 दिन के अंदर पता चलेगा। लेकिन सरकार को जहां तक खाद और बीज की समस्या है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर एक्स्ट्रा देना चाहिए, और ताकि प्रत्येक किसान की जमीन जो है वो बिजाई हो जाए, बुआई में आ जाए। डॉक्टर साहब, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कल के सेशन पर कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा, विधायक एक एक करके अपनी बात उठाएंगे? अगर प्रतिपक्ष का नेता जो होता वो बात को रखता तो उसमें ज्यादा दम होता। कांग्रेस की ये तो कमजोरी आज से नहीं रही है। अगर इनसे आप पूछोगे ना एक और स्टेट का नाम लेंगे, ये कहेंगे वहां 5 महीने नहीं था पुरानी पार्टी का विपक्ष का नेता, 5 महीने बाद बना था। अरे बात वहां की नहीं है, बात यहाँ क्या समस्या अटक रही है। जब 32 एमएलए आपके समर्थन में खड़े हैं 38 में से, तो कर दो डिक्लेयर। और ये अच्छा संकेत नहीं जा रहा है जनता के बीच में कि बगैर विपक्ष के नेता के, अपना नेता चुने हुए, हाउस के अंदर नेता चुने हुए बगैर कांग्रेस पार्टी विधानसभा का सेशन फेस कर रही है, कह रही है अगले सेशन में देखेंगे या बाद में देखेंगे, तो ठीक बात नहीं है। उसके अंदर कई सीनियर नेता हैं, वो जो भी नेता थोड़ा सा ज्यादा बोलेगा उसी तरफ हमारे जैसे लोगों की नजरें भी घूमेंगी कि भाई ये इस मुद्दे पे ज्यादा बोला, हो सकता है कि ये बन जाए विपक्ष का नेता, या उसके अंदर ये कांग्रेस नेता बन जाए। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी जाने रही, इनका हलाक मान जाना। जनता तो ज्यादा इस मामले में रुचि ले भी नहीं रही। हाँ, चर्चा का विषय हरियाणा में ये जरूर है कि वह कांग्रेस का विपक्ष का नेता, एक ही पद इन्होंने नेता चुनना था, वो ही नहीं चुन पाए। अगर सरकार बन जाती तो मुख्यमंत्री कई दिन में चुनते, अगर मुख्यमंत्री बन जाता तो ये मंत्री कितने दिन में बनाते। तो वो कैसे हल होता जब एक विपक्ष का एक नेता चुनना, एक का पद इनको मिले, उसके ऊपर भी इतनी लेट लतीफी हो रही। क्या जनता खामियाजा उठाएगी इस चीज का? देखो, जनता एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस को जन समर्थन मिला आज प्रदेश की विधानसभा के अंदर। 38 सीटें कम सीटें नहीं है, ठीक है, सत्ता में पार्टी नहीं है, वो एक अलग पहलू है प्रजातंत्र का, जिसके संख्या बल जिसके पास ज्यादा होगा
उसी की सरकार बनेगी। लेकिन जनता के मुद्दे उठाने के लिए तो पर्याप्त संख्या इनके पास है, वो आंकड़ा तो है, लेकिन उसको भी अगर ये आज नई जनता के बीच की बात उठा पाएंगे तो कमजोरी कांग्रेस की इमेज खराब होगी इसमें, और किसी की इमेज खराब नहीं। डॉक्टर साहब, 3 निर्दलीय विधायक थे, तीनों के तीनों बीजेपी पास जा चुके हैं। और स्वाभाविक रूप से जाना था निर्दलीय तो। अब बचती है निलो पार्टी, उनके 2 विधायक हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या रुख रहेगा उनका? देखो, इन विधायकों की जरूरत पड़ेगी कभी न कभी राज्यसभा चुनाव में। हरियाणा प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए पिछले कुछ टाइम से बड़ा हलचल भरा प्रदेश रहा है। पिछले जो 10-12 साल का आप देखोगे तो 13-14 बार शायद राज्यसभा का चुनाव का समीकरण बना होगा, जहां तक अंदाजा मेरा है। और पहली बार राज्यसभा के अंदर हरियाणा प्रदेश से जो 5 एमपी चुन करके जाते हैं उसमें से एक भी एमपी कांग्रेस का नहीं है। एक दीपेंद्र हुड्डा जी थे, ये एमपी चुन ले गए, इन्होंने रिजाइन दे दिया, उसकी जगह पे सीट खाली है, श्रुति चौधरी चली गई थी। अब किरण चौधरी चली गई थी, और अब जो पवार साहब जो मंत्री बनाए हैं कृष्णलाल पवार, उन्होंने रिजाइन किया, वो सीट खाली हुई है। अच्छा खासा समय उनका बचा हुआ, 2.5-3 साल का। यहाँ तय कौन करेगा, तो सीधी बात है बीजेपी का नेता जाएगा, लॉटरी किसी की भी निकल सकती है। एक तो हरियाणा प्रदेश से पहली बार राज्यसभा के अंदर कांग्रेस सुनने पे है, जो 5 एमपी जाते थे, एक आध एमपी होता था कांग्रेस का। और दूसरा, जब कभी 2 या 3 राज्यसभा के मेंबरों की एक साथ सीट खाली होगी, एक सीट खाली होगी, तो निश्चित रूप से बीजेपी का आदमी जाएगा। लेकिन जब 2 या 3 सीटें होंगी, उस समय स्थिति साफ होगी, और स्थिति स्पष्ट है कि इन लोग के जो 2 विधायक आज हैं, वो दोनों के दोनों अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे कारण है। जो आर के आनंद या क्या नाम था, एक बार कोई नाम था, राज्यसभा के चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी थे, जो शाही कांड के नाम से वो चुनाव जाना जाता है। सुभाष चंद्रा तो इंडिपेंडेंट आए थे मैदान में, एक कांग्रेस बीजेपी के आए थे, और एक इनेलो ने और कांग्रेस ने साझा प्रत्याशी उठाया था, उसका नाम मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा है। और इनेलो के सभी एमएलए ने उनका पक्ष में मतदान किया। उधर से कांग्रेस हाईकमान ने भी ये कहा कि आप इनके पक्ष में मतदान कीजिए। और भूपेंद्र हुड्डा ने द लालन टॉप चैनल के ऊपर इंटरव्यू आया हुआ, उसके अंदर ये कहा हुआ है कि मैं सोनिया जी को मना करके आया था कि मैं इनके पक्ष में वोट नहीं डालूंगा, मैं अपने वोट खाली छोड़ दूंगा। और उसी चुनाव के अंदर वो पैन बदला गया था, शाही कांड हुआ। किसने बदला, प्रदेश की जनता सारी सब कुछ जानती है। तो इस प्रकार से 2 या 3 सीटें जब कभी खाली होंगी, उस समय पे अभय सिंह चौटाला किस तरफ झुकाव दिखाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, रूलिंग पार्टी की तरफ जाएंगे। कांग्रेस की तरफ इसलिए नहीं जाएंगे, जब उनको कांग्रेस की जरूरत थी तो कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया था, और पार्टी हाईकमान के कहने के बावजूद प्रदेश के लोकल नेताओं ने नहीं दिया था। तो कहीं कि वो कटाक्ष उनके मन में होगा, वो बात भी अभय चौटाला के मन में होगी, तो वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। और 3 निर्दलियों का समर्थन पहले से है, 2 ये हो गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की पहले से ही है, तो इनको ज्यादा जरूरत भी नहीं है। चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कल का जो सेशन होगा मजेदार सेशन जरूर होने वाला था, लेकिन कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। इसका खामियाजा जरूर जनता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष जरूर है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को रखता मजबूती के साथ है, तो वो आवाज कहीं ना कहीं अब दबी हुई सी महसूस होगी। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।